Hello everyone, welcome to Study IQ. In today's video, we are going to discuss a very important Supreme Court judgment, that is Hussain Ara Khatun versus State of Bihar. It is a landmark case on speedy trial and prisoners' rights. So let's try and understand the judgment. Before we move on with the facts and the actual judgment, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जजमेंट से रिलेटेड, वो देख लेते हैं एक बार। जो केस का नाम है वो है हुसैन आरा खातून एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जो जजमेंट आया था वो 9 मार्च 1979 को आया है। कोर्ट, ऑफ कोर्स, इट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द बेंच वाज ऑफ जस्टिस पी एन भगवती एंड जस्टिस आर एस पाठक। सिग्निफिकेंस क्या है? Establish the right to a speedy trial as a fundamental right under Article 21। तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, और अदरवाइज भी लीगल जीके के जहां भी टॉपिक्स हैं वहां पे पूछा जरूर जाता है कि स्पीडी ट्रायल का जजमेंट कौन सा है, कौन सा ऐसा जजमेंट है जिसमें स्पीडी ट्रायल वाज हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो द जजमेंट नेम इज हुसैन आरा खातून। बैकग्राउंड देखते हैं केस का। Series of PILs filed on behalf of under trial prisoners in Bihar. Many prisoners were detained for periods longer than the maximum sentence for their alleged offenses. एक आर्टिकल लिखा गया था एक्चुअली इंडियन एक्सप्रेस में अबाउट द कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स इन इंडियन जेल्स, which was read by one of the lawyers, that is Kapila Hingurani. She is also known as the mother of PILs in India. उन्होंने जब ये आर्टिकल पढ़ा तो उन्हें लगा कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, एंड शी स्टार्टेड डिगिंग डीप, शी स्टार्टेड डूइंग हर रिसर्च, और उन्होंने फिर एक PIL फाइल की। हुसैन आरा खातून एंड अदर्स इसीलिए लिखा गया है। वन ऑफ द डिटेनीज वाज हुसैन आरा खातून, और उनके साथ और 16 लोगों को पार्टी बना के उन्होंने ये PIL फाइल किया, एक्चुअली रिट फाइल की थी। तो केस का नाम है हुसैन आरा खातून एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बहुत सारे ऐसे अंडर ट्रायल्स थे जो जिन ऑफेंसेस के लिए उनको अक्यूज किया है उससे भी ज्यादा टाइम से, जो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन वाज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग थेफ्ट, तो थेफ्ट का जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 3 साल होता है। ऐसे भी लोग थे जेलों में उस वक्त जो 3 साल से ज्यादा वक्त से जेल में रह रहे थे। तो जो भी ऑफेंस के लिए उनको अक्यूज किया गया था उससे ज्यादा जो उसका जो उस पर्टिकुलर ऑफेंस का जो सेंटेंस है उससे ज्यादा टाइम वो जेल में ऑलरेडी स्पेंड कर चुके थे। ऐसे भी प्रिजनर्स थे, बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स थे जो बेलेबल ऑफेंसेस के लिए भी अंदर है और उनको बेल नहीं मिल रही थी। तो जो सिचुएशन थी वो बहुत खराब थी। लॉट ऑफ कैटेगरीज वर मेड एंड देन अपॉन दोज कैटेगरीज द जजमेंट वाज गिवन। तो कोर्ट ने इस चीज को सीरियसली लिया, क्योंकि जो लॉयर थी कपिला हिंगुरानी, उन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की थी। उन्होंने बहुत सारे जो जेल हैं उनके जो डेटा है उनको एनालाइज किया, एंड देन शी फाइल्ड द रिट, right? And that is why today in 2025 we are still reading about this landmark judgment. Triggering incidents क्या थे? Reports highlighted inhuman conditions in Bihar jails. Hussain Ara Khatun represented thousands of such prisoners. So Hussain Ara Khatun was also one of the detainees, and through using this judgment, when this judgment came out, उसके बाद इस judgment को use करके बहुत सारे under trial prisoners को release किया गया था। लीगल कॉन्टेक्स्ट है नो मैकेनिज्म्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी फॉर जुडिशियल डिलेज। देखिए, स्पीडी ट्रायल से आपको पता चल रहा होगा जो ट्रायल्स होते हैं उसमें बहुत वक्त लगता है, और जब तक ट्रायल चल रहा होता है बहुत सारे लोग अंडर ट्रायल रहते हैं तो वो जेल में बंद होते हैं, राइट? तो जब तक उनका ट्रायल चल रहा है तब भी वो अंडर ट्रायल है, और उस टाइम पे जब तक अब वो अंडर ट्रायल रहेंगे और जो ट्रायल है उसको खत्म करने का या उनको उसको जल्दी खत्म करने का कोई प्रोविजन नहीं है। सो इससे उनको कोई जस्टिस नहीं मिल रहा, ना विक्टिम को मिल रहा है ना अक्यूज को मिल रहा है, राइट? तो ये चीज 1979 में उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली ली। जस्टिस पी एन भगवती एंड आर एस पाठक टुक इट वेरी सीरियसली, और बहुत ज्यादा आपको मैं बताऊं कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो डिबेट्स हुए थे, लीगल डिबेट्स हुए थे कोर्ट रूम में, वो बहुत एक्सटेंसिव हुए थे, क्योंकि जो स्टेट थी उसने भी अपने बहुत पॉइंट्स रखे कि हम अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, वी देर इज स्टिल लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे इश्यूज हैं। सो इट वाज अ वेरी डिटेल्ड जजमेंट एंड लॉट ऑफ लीगल डिबेट्स हैपेंड, बट fortunately it was a very progressive judgment for people, and it helped so many under trials after that. इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे? सबसे पहला इशू था कि डज प्रोलॉन्ग डिटेंशन विदाउट ट्रायल वायलेट आर्टिकल 21, कि बहुत लंबे समय तक किसी को डिटेन करना विदाउट ट्रायल, क्या वो वायलेशन है आर्टिकल 21 का?
दूसरा, इज डिनायल ऑफ फ्री लीगल एड टू पुअर प्रिजनर्स अ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 39A। 39A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फ्री लीगल एड की बात करता है। फ्री लीगल एड का मतलब सिंपल है कि जो लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको स्टेट हेल्प करेगा, तो उनको फ्री में लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज फ्री लीगल एड। सो इज डिनायल ऑफ फ्री लीगल एड टू पुअर प्रिजनर्स अ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 39A, ये क्वेश्चन भी उठा इस जजमेंट में। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पे भी इशू बना, व्हाट मैकेनिज्म्स आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर फेयर एंड स्पीडी ट्रायल्स। सो ये कुछ इश्यूज इन्वॉल्व थे इस पर्टिकुलर जजमेंट में। आर्ग्यूमेंट्स क्या थी? पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट्स थी, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स, एंड पॉवर्टी एंड लैक ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन हिंडर जस्टिस। अगर ये जो जजमेंट है आप वो पढ़ना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन गेट लॉट ऑफ डिटेल्स इन द जजमेंट इटसेल्फ, बट बिकॉज आई एम मेकिंग अ वीडियो, सो मोटा मोटा आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स, बट इट्स अ ब्यूटीफुल जजमेंट। इफ यू हैव टाइम देन आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड रीड इट। इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो पिटिशनर्स थे उन्होंने यही कहा कि जो ये इतने लंबे समय तक वो जेल में रहते हैं, कई बार तो उनको जितना मैक्सिमम सेंटेंस ऑफेंस के लिए मिलना चाहिए उससे ज्यादा वक्त से वो जेल में है। वो बेलेबल ऑफेंसेस में भी जेल में है, बेल तो उनका अधिकार है बेलेबल ऑफेंसेस में, फिर भी वो जेल में है। तो ऐसे बहुत सारे जो सिचुएशंस थी, सर्कमस्टांसेस थे, इससे पता चल रहा है कि क्या ये हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। तो इसमें ऑफ कोर्स द आंसर वाज गिवन इन अफर्मेटिव, यस इट इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। तो यही उनका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो पॉवर्टी एंड लैक ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन है, इट हिंडर्स जस्टिस। हमारा एडवर्सेरियल सिस्टम है, जब तक दोनों तरफ से अधिकार इक्वल नहीं मिलेगा अपनी बात को रखने का, रिप्रेजेंट करने का, तो किसी भी कंक्लूजन पे आना सही नहीं है। और एक इंसान जिसको लीगल एडवाइस ठीक से ना मिले, लॉयर ना वो अफोर्ड कर सके, अपने आप को वो कोर्ट में रिप्रेजेंट ना कर सके, वो लीगली इतना साउंड नहीं है, तो वो कैसे बोलेगा? तो क्या वो सही है? गरीबी की वजह से या लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो जस्टिस है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है। तो पिटिशनर्स ने इस पॉइंट पर भी आर्ग्यू किया। रिस्पोंडेंट्स यानी स्टेट का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये था कि प्रोसीजरल डिलेज है एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज कॉस्ट द सिचुएशन। तो जो रिस्पोंडेंट था यानी स्टेट था, उसका सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट इनफैक्ट सिर्फ इसी इसमें घूम रहा था कि अभी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं, वी आर स्टिल फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं है इतना डेटा, नहीं है जिसको हम एनालाइज कर सके, या लोग नहीं हैं कि जिनसे हम एनालाइज करवा सके, फ्री लीगल एड प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने लोग नहीं हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा ही सही बट पे कर सके, राइट। तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो स्टेट का था वो यही था कि प्रोसीजरल डिलेज है एंड दो थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, इस वजह से हम जो ये जो डायर सिचुएशन है वो क्रिएट हुई है। ऑब्जर्वेशंस क्या थी कोर्ट की? कोर्ट ने हेल्ड किया स्पीडी ट्रायल एज अ फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें पूछा जाता है। और बोला इट्स इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 21। अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं ये एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है दैट स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट और इट्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, बट कोर्ट हेल्ड दैट इट इज एन इम्प्लिसिट पार्ट बिकॉज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो पर्सनल लिबर्टी आप कैसे इंश्योर करोगे अगर आपको स्पीडी ट्रायल नहीं मिल रहा है और आप जेल में बैठे हुए हैं? सो कोर्ट ने हेल्ड किया that it is an implicit part of Article 21. Justice Bhagwati very famously said, detention without trial cannot be regarded as just or fair. तो उन्होंने बोला कि किसी को भी डिटेन करना बिना फेयर ट्रायल के आप कैसे कह रहे हैं कि दैट डिटेंशन इज फेयर एंड इट इज जस्ट, इट जस्ट कांट बी। तो यहाँ पर जस्टिस भगवती ने बोला कि द डिटेंशन शुड नॉट बी विदाउट अ ट्रायल। अगर आप ट्रायल कर भी रहे हैं देन इट हैज टू बी अ स्पीडी ट्रायल। फिर फ्री लीगल एड पे कोर्ट ने बोला दैट इट इज एसेंशियल फॉर फेयर ट्रायल्स। अब फेयर ट्रायल का मतलब है कि दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने की। बट इफ देर इज एन अक्यूज्ड पर्सन एंड ही हैज नो मनी, ही कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसकी बात को आगे कौन रखेगा, राइट। तो वो फेयर ट्रायल कैसे हो सकता है? तो फ्री लीगल एड उन्होंने बोला इट्स एसेंशियल फॉर फेयर ट्रायल, वी हैव टू मेक प्रोविजंस टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, and denial of free legal aid violates Article 14 and 21। तो कोर्ट ने यहाँ पर इंटीग्रली ये बात बोली कि 40 आर्टिकल 14 और 21 का वायलेशन है अगर किसी को फ्री लीगल एड नहीं मिल रहा है। सो इसका ये एक तरीके से ये मतलब है, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ राइट ऑफ डिफेंस, अगर आपको अपना डिफेंस रखने के लिए यू आर नॉट गेटिंग लीगल एड, बिकॉज कोर्ट में आपको लॉ के साथ ही आप डील कर सकते हो, एंड एक नॉर्मल इंसान जो होते हैं उनको लॉ के बारे में इतना जो उसकी टेक्निकलिटीज है नहीं पता होता, दे नीड अ लॉयर टू रिप्रेजेंट
represent themselves in the court. अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं और उनको हम फ्री लीगल एड भी डिनाई कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 14 एंड 21 का वायलेशन है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन माना जाएगा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटेबिलिटी, आर्टिकल 39A मैंडेट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जहां पर कोर्ट ने ये बोला है कि दो वो डायरेक्टिव है, दे आर नॉट मैंडेटरी, बट it's very important for the state to take them into consideration while making its policies. And court held that 39A is a very, very important article, and the provision is very important, and it mandates equal justice. So आपको करना पड़ेगा. जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स टू एड्रेस प्रोसीजरल डिलेज. तो कोर्ट ने यहाँ उस टाइम, क्योंकि 1979 का जजमेंट है, तो कोर्ट ने यहाँ रिकॉग्नाइज किया कि बहुत जरूरी है कि हमारे पास हम रिफॉर्म्स लाएं. जो हमारा पुराना सिस्टम है दैट विल नॉट वर्क फॉर अस इन द लॉन्ग टर्म. और जो प्रोसीजरल डिलेज हैं, एक तो उनको रिकॉग्नाइज करें कि ये डिले हो किस वजह से रहे हैं, एंड देन वी नीड टू फिल द गैप्स, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि ये डिलेज ना हो. इम्पैक्ट क्या था इस जजमेंट का? इसमें ऑफकोर्स जो हुसैनारा खातून और 16 लोग जो पार्टी बनाए थे इस जजमेंट में, उनको तो कोर्ट ने रिलीज ही किया. वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे एंड दे हैड कोर्ट रिकॉग्नाइज दैट यू हैव राइट टू बी रिलीज्ड, क्योंकि कई बेलेबल ऑफेंस के लिए बंद हैं तो उनको तो वैसे एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिलना था. लॉट ऑफ पीपल जो प्रिजनर्स थे, उन्होंने जिन ऑफेंसेस के लिए उनको चार्ज किया गया है उन ऑफेंसेस का जो मैक्सिमम सेंटेंस है, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उनको जो सबसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिल सकती है, उससे भी ज्यादा वक्त से वो जेल में और अभी तक उनका ट्रायल चल रहा है, तो उनको भी कोर्ट ने यहाँ रिलीज किया था. तो इस जजमेंट के आने के बाद ओवर 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स वर रिलीज. 40,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया. ये जजमेंट का जो ऑर्डर है इसकी कॉपी लगा के और उनकी सिचुएशन को देखकर 40,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया. लीगल एड मूवमेंट आया, strengthened legal aid systems and established state legal services authorities. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, इनहेंस्ड फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन जस्टिस डिलीवरी. तो एक ये भी सिचुएशन है कि जजेस के ऊपर भी अब एक तरीके का एक मैंडेट था दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट एवरी अक्यूज हु कम्स इन फ्रंट ऑफ यू इज गिवन अ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अ लॉयर, अ डिफेंस, अ फेयर डिफेंस इज गिवन. तो एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी आई. Policy reforms influenced amendments to the CRPC to address under trial issues. तो ये सारी चीजें CRPC में amendments भी की गई. Of course, that was done by the legislature, but this was the impact of this judgment. Till today in 2025, it is so relevant and it's a very, very progressive judgment which was given in the year 1979. And why? Because there was one lawyer who was reading the newspaper and read the article and decided to do something about it. And actually, that shows the power of law and what the responsibility it has. So if you are a student of law, if you are a practicing advocate, I understand that it is your profession, but at the same time, we also have responsibilities. And whenever we get an opportunity to do something and use our knowledge, our space in society to do something for someone or better it, then I think we should not skip that chance, right? So this is what we should take from this amazing lawyer, that is Kapila Hingurani. She's the mother of PILs in India. And she read the article and she decided to do something about it. और उसकी वजह से 40,000 से ज़्यादा prisoners को release किया गया. So that in itself is so commendable. Now, of course, significance is judgment की affirm that justice delayed is justice denied. Expanded the interpretation of Article 21. तो Article 21 को ही interpret करके impliedly court held that speedy trial is an integral part of Article 21. Legacy, of course, a cornerstone for safeguarding the rights of marginalized individuals. So free legal aid के बारे में बात करना कि कितना जरूरी है किसी भी अक्यूज्ड के लिए, और एक सबसे इम्पोर्टेंट एक फेयर ट्रायल के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर बात करना कि रिप्रेजेंटेशन कितनी जरूरी है, स्पीडी ट्रायल होना कितना जरूरी है, जो प्रोसीजरल डिलेज है उनको कट करने की जरूरत है. जो स्पीडी ट्रायल नहीं होगा तो ऑफकोर्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड है. विक्टिम है उसको भी आप जस्टिस नहीं दे रहे. अक्यूज के साथ तो हो रहा है जो हो रहा है, बट जो विक्टिम्स हैं उनको भी कोई जस्टिस नहीं मिल रहा, वो भी सालों साल वेट कर रहे हैं. सो इट इज नॉट बेनिफिटिंग एनीबडी एंड वी रियली नीड टू very actively look into the problem and find a solution. And that's what all these questions were answered by the Supreme Court in this particular judgment. So this is it in Husainara Khatun and others versus State of Bihar. I hope you learned something new today. Thank you so much. Keep learning.